अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स और मेरा तजिया शेयर करूंगा। मार्केट पंप कर रही है, बल्कि अगर आप बीटीसी की प्राइस पे नज़र डालें तो बीटीसी की प्राइस इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27,000 कोई 115-20 डॉलर की प्राइस पे ट्रेड हो रही है। और बीटीसी की प्राइस ने कल भी 27,000 कोई 400 डॉलर की प्राइस पे गई। अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बीटीसी की जो आज की हाईएस्ट जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उस वक्त 27,450 डॉलर की प्राइस है, लेकिन अभी नीचे ट्रेड हो रही है। क्या वजूहत है? और साथ सोलाना की प्राइस पिछले 24 घंटों में जो टॉप क्रिप्टो करेंसीज हैं उनमें सोलाना की प्राइस भी जो है पंप किया है। सोलाना ने अपनी ये वाली जो रेजिस्टेंस थी तकरीबन 20 डॉलर की, उसको ब्रेक करने की कोशिश की है। एक बार ये देखें यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नज़र आ रहा है, उसके बाद प्राइस फिर दोबारा 19 डॉलर 98 सेंट के ऊपर ट्रेड हो रही है। लेट्स सी मार्केट में जिस तरह एक होप है, जिस तरह एक पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में फिर चल रहे हैं, शायद इसी तरह चले। कुछ चीज़ें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कल की वीडियो में। FOMC की मीटिंग के हवाले से मैंने आपको बताया था कि एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि शायद अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगा। और दूसरा जो पॉलिसी स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट भी कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो डोविश होने की चांसेस हैं, हाकिश होने के चांसेस नहीं हैं। हाकिश यानी एंटी क्रिप्टो, डोविश मतलब फ्रेंडली क्रिप्टो या रिस्की मार्केट्स वगैरह। तो उसकी एक तो ये वजह है। दूसरा ये भी एक वजह हो सकती है SEC का और बाइनांस का, जो बाइनांस USA का अदालत में केस चला है, आज के दिन केस चला, उसमें जज ने SEC की रिक्वेस्ट को डिक्लाइन कर दिया। इस वजह से भी मार्केट में एक पंप आपको नज़र आ सकता है। इसको भी आप एक वजह कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी वजह, बल्कि इस वजह को मैं चाहता हूँ थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करूँ। कल और शायद जुम्मे वाले दिन जो मैंने वीडियो बनाई थी, पिछले हफ्ते की मेजर अपडेट्स में से एक अपडेट ये थी कि जर्मन जो बैंक है, डच बैंक, जिसके पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा के एसेट्स हैं, उसने क्रिप्टो कस्टडी, बिटकॉइन और इस तरह की क्रिप्टो की सर्विसेज ऑफर करवाई थी। आज की पिछले 24 घंटे की लेटेस्ट अपडेट्स हैं, सिटी बैंक जिसके पास करीब करीब इतना ही कोई 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा के इसके पास भी एसेट्स हैं, उसने भी अपने जो कस्टमर्स हैं उनको डिजिटल टोकन, यानी उनके कस्टमर्स डिपॉजिट्स इनटू डिजिटल टोकन, यानी कस्टमर्स के जो एसेट्स हैं, जो फंड्स हैं, उनको वो ट्रांसफॉर्म करेंगे डिजिटल एसेट्स में। मैं सिटी बैंक की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद वो पूरी दुनिया में, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, पूरी दुनिया में वो फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये सिर्फ सिटी बैंक तक महदूद नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड के हवाले से पहले भी न्यूज़ थी, अभी मैं आपके साथ दोबारा शेयर कर देता हूँ। लेटेस्ट अपडेट ये है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड का जो जोडिया कस्टडी क्रिप्टो कस्टडी एक उनका एक फर्म थी जिन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड के साथ पार्टनरशिप की थी, उन्होंने बाकायदा क्रिप्टो होल्डिंग के ऊपर यील्ड ऑफर करवाना शुरू कर दिया। देखिए, मैं ये जो करंट सिचुएशन हो रही है, मेरा एनालिसिस गलत हो सकता है लेकिन मैं अपनी राय आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस वक्त जो रेगुलेटरी प्रेशर्स हैं ख़ुसूसन वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से क्रिप्टो मार्केट के लिए, उसको देखा जाए, और साथ जो ट्रेडिशनल फाइनेंस है, यानी जो रवायती हमारे बैंकिंग जाइंट्स हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल जिनके पास ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का एसेट्स है, वो क्रिप्टो को अडॉप्ट कर रहे हैं, जबकि वेस्टर्न वर्ल्ड्स क्रिप्टो मार्केट और फर्म्स के हवाले से क्रैक डाउन कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को जब मैं नत्थी करके देखता हूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि सब कुछ एक प्री प्लान्ड तरीके से सब कुछ चल रहा है। ट्रेडिशनल फाइनेंस ने क्रिप्टो मार्केट को बैन करने की कोशिशें जो हैं वो माजी में कर ली हैं। अब उन्होंने इसको मुख्तलिफ तरीके से, चंद दिन पहले भी मैंने आपको बताया था, इसके बाजू मरोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस सूरत हाल में आप क्या बेनिफिट उठा सकते हैं कि इस क्राइसिस के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे ऐसे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता, चूँकि ये हमारे लॉ मेकर्स होते हैं, ये जो बैंक्स होते हैं इनकी पॉकेट में होते हैं ये, तो वो बैंक्स जो हैं, जो हमारे रवायती बैंकिंग सेक्टर है, अब वही सर्विसेज जो हमारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, बाइनांस या इस तरह कॉइनबेस, ये जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज प्रोवाइड कर रहे हैं, यही अब क्या करेंगे, इनके खिलाफ क्रैकडाउन करवाएंगे। अगेन मैं कह रहा हूँ, थीसिस है मेरा, रॉन्ग भी हो सकता है। और उनके खिलाफ जब क्रैकडाउन होगा तो फिर ये जो ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज है, ये शायद अपने इन्वेस्टर्स को या दूसरों को कहें कि आप आके क्रिप्टो की सर्विसेज वगैरह हमसे ले सकते हैं। एक साइड पे ये आपको नजर आएगा। अच्छा, ये सारा कुछ जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर सारा कुछ ऐसे ही जाता है तो इस सिनेरियो में मुझे क्या लगता है कि इस सारी सिचुएशन में
बिटकॉइन के अलावा जो आल्ट कॉइन अपना फ्यूचर बना सकती हैं वो है एक XRP और दूसरा है XLM, क्योंकि ये दोनों जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, XRP को बैंकिंग का एक यूँ समझ लें कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर एक टोरोजान है, बैंकिंग सेक्टर का रवायती ट्रेडिशनल फाइनेंस का ये टोरोजान है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो ये जो XLM है, स्टेलर जो है, ये XRP का ही जो एक फोर्क वर्जन है। XRP जो है वो मल्टीनेशनल बैंक्स और कंट्रीज़, स्टेट लेवल की जो डील्स हैं उनके कस्टमर ये हैं, जबकि स्टेलर जो है वो छोटे लेवल पे कॉरपोरेशंस, बिजनेसेस जो कि इंटरनेशनल बाइंग और सेलिंग वगैरह करते हैं, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करते हैं, इनको ये फैसिलिटेट करेंगे। तो ये मेरा सारा थीसिस ये है, मेरा मानना ये है कि अगर इसी तरह जिस तरह ये इस वक्त मार्केट में डेवलपमेंट्स हो रही हैं, अगर इसी तरह बढ़ती हैं तो जो मार्केट में बिटकॉइन को तो खैर कहीं पे भी कोई परेशानी नहीं आ रही है, लेकिन आल्ट कॉइन में जो ऐसी क्रिप्टो करेंसीज जो कि रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म के ज़रिए चलना चाहती हैं, उनका फ्यूचर है। अब उनका फ्यूचर SEC के केस के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तो SEC और XRP का जो केस है उसमें XRP विन कर जाता है, तो फिर ये ना सिर्फ XRP, XLM बल्कि इस तरह के वो तमाम फर्म जो कि ट्रेडिशनल फाइनेंस के साथ काम करना चाहती हैं, जिसमें रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, RWA वाले जो क्रिप्टो एसेट्स हैं, उनका भी फ्यूचर मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इट ऑल डिपेंड कि XRP का फैसला क्या आएगा। वो फैसला अगर XRP विन करता है तो XRP की प्राइस जो है वो बहुत शूट करे, और मुस्तकबिल भी मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है। ये $3 $5 तक जा सकती है, डिपेंड करता है जो मेरा थीसिस है अगर वो ट्रू होता है। और थीसिस मेरा क्या है कि ये बैंकिंग सेक्टर और ये लॉ मेकर्स, रेगुलेटर्स, ये जानबूझ के जो क्रिप्टो के नॉन ट्रेडिशनल, हालांकि ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं ये भी सेंट्रलाइज, वो सिर्फ ये है कि ट्रेडिशनल फाइनेंस को यूज़ करते हैं, ये क्रिप्टो मार्केट सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स है। फ़र्क इन दोनों में कोई नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसमें यह है कि उनकी पॉकेट में लॉ मेकर्स हैं, लॉबिस्ट हैं, और क्रिप्टो आहिस्ता आहिस्ता लर्न करा भी। कल की शायद खबर है बाइनांस ने नया CEO हायर कर लिया USA में, और वो भी साबका SEC का कोई एग्जेक्टिव रह चुका है। तो क्रिप्टो जो है सर्वाइव करने, जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रही हैं। आई डोंट नो सक्सेसफुल होती हैं या नहीं। अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस या मार्केट शेयर उनका कम ही हो जाता है, अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं होती, क्योंकि बाइनांस को के मार्केट शेयर को कम करने के लिए ये सारी वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो स्ट्रगल कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये जो क्रिप्टो करेंसीज हैं XRP और स्टेलर, इनकी प्राइस, इनका फ्यूचर मैं बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। और साथ साथ एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ग्रे स्केल के CEO जो हैं अभी वाशिंगटन होके आए हैं और वहाँ पे जाके लॉ मेकर से मिल के आए हैं, और उसके बाद इन्होंने याहू फाइनेंस को इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी हम SEC के साथ बैठने के लिए तैयार हैं, अगर SEC को कोई भी हेल्प चाहिए हमारे ग्रे स्केल के जो फंड्स हैं उनको स्पॉट ETF में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम उनको इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। तो ये वाशिंगटन की तरफ मिल के आना और उसके बाद ये इस तरह का मैसेज देना, ये भी शायद एक तरह का सिग्नल है कि शायद क्रिप्टो मार्केट में हमें बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है अनकरीब इस साल अगर नहीं तो अगले साल हमें लाजमी नज़र आ सकता है। अच्छा जी, उसके बाद XRP के मैं बात कर रहा था। XRP ये भी आपको बताना बहुत ज़रूरी है, अगर आप XRP के इन्वेस्टर हैं तो XRP की मंथली बेसिस पे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स के टोकन ये अनलॉक करते हैं। इनकी अपनी जो कंपनी है, बिलियंस XRP टोकन्स इनके अपनी कंपनी के स्टॉक में है। यानी सबसे बड़ा XRP का जो सेलर अगर वेल कहें तो XRP की इटसेल्फ रिपल अपनी जो कंपनी है वो है। तो अभी भी ये पिछले 24 घंटों में मेरा ख्याल है 100 मिलियन XRP टोकन इन्होंने मार्केट में डंप करने की कोशिश की। अच्छा, मार्केट में इसकी प्राइस पे इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि ये OTC डील के ज़रिए XRP मार्केट में सेल किया जा रहा है। OTC डील से ये कंपनीज़ को फंड्स में मिल जाते हैं और मार्केट में उसका डंप और जो पैनिक है, सेल प्रेशर, वो भी मार्केट में नज़र नहीं आता। अच्छा जी, मैं कल आपको जो इस हफ्ते के अनलॉक्स हैं वो बताना भूल गया। बड़ा जो अनलॉक है, जो स्पेस ID बाइनांस का बहुत पॉपुलर एक प्रोटोकॉल है, नेमिंग सर्वर है ये, उसका 22 सितंबर को टोकन अनलॉक होने हैं, जो सप्लाई के तकरीबन 6.5% बनती है। ये भी मेजर सप्लाई है। अगर आप
स्पेस आईडी के इन्वेस्टर हैं तो बी वेरी केयरफुल, इसमें आप अपनी पोजीशंस वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगली मार्केट की पिछले 24 घंटे की बड़ी न्यूज़, ऑप्टिमिज्म का एयर ड्रॉप नंबर 3। अगर आप ऑप्टिमिज्म के आपका वॉलेट जो है ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप में क्वालिफाइड है तो आप कहीं पे आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं, ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में ये क्रेडिट हो जाएगा। पूरी इसकी एक डिटेल यहाँ पे दी है। अब कौन कौन से जो वॉलेट्स हैं वो एलिजिबल हैं ऑप्टिमिज्म के एयर ड्रॉप में, जिन्होंने 20 जनवरी 2023 यानी इस साल के स्टार्ट में 20 जनवरी से लेके 20 जुलाई 2023 तक जिन्होंने अपने पर्सनल वॉलेट के ज़रिए टोकन जो है अपने यानी ओपी टोकन जो है अपने वॉलेट में रखे और उन ओपी टोकन को डेलीगेट कर दिया किसी और वैलिडेटर को। और अगर तो उस वैलिडेटर अगर यहाँ तक आपने किया है, सिर्फ अपने टोकन डेलीगेट कर दिए हैं, तो यहाँ पे आपको टोकन मिलेंगे। ये नीचे एलोकेशंस भी लिखी हुई हैं, ये आपको टोकन मिलेंगे। और अगर आपके उस वैलिडेटर ने गवर्नेंस में पार्टिसिपेट किया है तो आपका रिवार्ड 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टोटल 31,529 वॉलेट एक है जिन्होंने गवर्नेंस में पार्टिसिपेट किया है, और जिन्होंने सिर्फ वोटिंग बोनस के साथ वो 25,000, ये टोटल ये सारी वो लिस्ट है वॉलेट्स की। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा। यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वॉलेट लिस्ट में है या नहीं तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। ये लिंक खोल के यहाँ पे कमांड F करें, यानी फाइंड की ऑप्शन आएगी, वहाँ पे अपना वॉलेट पेस्ट करें। अगर तो यहाँ पे हुआ तो यहाँ पे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपको टोकन कितने मिले हैं। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं ऑप्टिमिज्म के टोकन की बात कर रहा था। अभी इनका जो अभी मज़ीद 570 मिलियन जो टोकन है अभी मज़ीद फ्यूचर में एयर ड्रॉप होने हैं। इस हवाले से मैं खुद ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेक्स्ट एयर ड्रॉप की एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या है, किस तरह हम उसकी ओपी टोकन के जो नेक्स्ट एयर ड्रॉप है उसकी फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि मैं इनके जो पिछले तीनों एयर ड्रॉप हुए हैं उसमें मैं क्वालिफाई नहीं करता क्योंकि मैंने इसकी फार्मिंग नहीं किया। अच्छा, इसके साथ साथ ऑप्टिमिज्म का एक और कंपिटिटर है आर्बिट्रम। आर्बिट्रम के टोकन को मैं देख रहा था, इनका एक अगले साल मार्च 2024 में तकरीबन 937 मिलियन जो करंट प्राइस है टोकन की इस वक्त, उस प्राइस की बेस पे तकरीबन $1 बिलियन के इनके टोकन अनलॉक होने हैं। यानी 87% सप्लाई अनलॉक होनी है 16 मार्च 2024 को। तो अगर तो आप आर्बिट्रम के इन्वेस्टर हैं तो बी वेरी केयरफुल कि ये मार्च की डेट आने से पहले जब तो ये ज़रूरी नहीं कि आर्बिट्रम के टोकन के ऊपर इस अनलॉक का प्रेशर जो है वो इसके करीब जाके शुरू, एंड मुमकिन है महीना 2 महीना पहले ही लोग अपने टोकन जो है वो सेल करना शुरू कर दें। तो अगर आप इसके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है आर्बिट्रम के तो इस हिसाब से आपने अपनी पोजीशंस को लाजमी मॉनिटर करना है। अच्छा जी, अब आते हैं इस वक्त मार्केट में बहुत पैनिक है जी। नॉर्थ कोरियन जो साइबर क्राइम ग्रुप है लजारस, जिसने सन 2021 में गालबन 21 या 22 में उन्होंने ऑक्सी इन्फिनिटी का भी तकरीबन $900 मिलियन की वर्थ का इन्होंने हैक किया था वो, और उससे मुसलसल वो कर रहे हैं। अभी उनके पास तकरीबन $900 मिलियन का क्रिप्टो अभी भी उनके वॉलेट्स में पड़ा हुआ है। तो वो ओबियसली इन्होंने मार्केट में डंप करना है। तो मार्केट में एक पैनिक है कि भाई ये मार्केट में पिछले दिनों उन्होंने पॉलीगॉन के जो मैटिक टोकन है उनको मार्केट में डंप किया था। ये देखें, लजारस ग्रुप ने तकरीबन मैटिक टोकन किया था जी 5.93, फिर BNB किया था 4.9 मिलियन और BTC 1.69 मिलियन। तो इसका भी मार्केट में खौफ है कि यार ये $1 बिलियन के वर्थ, क्योंकि बाकी जो मार्केट में टोकन सेल होते हैं उसका तो एक सिस्टम होता है ना। ये चूँकि हैं ही क्रिमिनल्स के पास, तो उन्होंने तो ये नहीं देखना कि भाई हमारे सेल करने के बाद क्या मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा, और ना ही ये जो ग्रुप है कोई OTC डील कर सकता है, क्योंकि जिसके साथ OTC डील करेगा तो वो पकड़ा जाएगा। तो इसका मार्केट में पैनिक है। अच्छी न्यूज़ ये है इस हवाले से कि इथीरियम के ऊपर एक नया ERC जो स्टैंडर्ड है वो मुतारफ़ करवाया जा रहा है। उसका नाम है 7512 7512। ये ERC20 नया एक स्टैंडर्ड प्रपोज किया जा रहा है, और ये प्रपोज किया है सेफ ने, एकी ब्लॉकचेन, अटरसेक्स, चेन सिक्योरिटी। ये मतलब वो डेवलपमेंट कंपनीज है जिन्होंने मिल के ये स्टैंडर्ड प्रपोज किया। अगर ये प्रपोज़ल अप्रूव हो जाती है और इस पर काम होता है
तो इथीरियम के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इथीरियम के ऊपर लॉन्च होने वाले जो टोकन्स हैं, उनकी ऑन चेन वेरिफिकेशन, उसकी ऑडिट रिपोर्ट वगैरह जनरेट हो सकेगी। ये एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट है, जब भी होगी ये मार्केट के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। FTX के हवाले से खबर है जी, आप में से जो बंदे जिन्होंने FTX में जिनके फंड्स जो हैं वो गुम हो गए हैं, वहाँ पे लॉस हो गए हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि FTX ने दोबारा अपने प्लेटफॉर्म को रीओपन किया है। आप वहाँ पे अगर अपने फंड्स को क्लेम करना चाहें तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट की अगली न्यूज़ हांगकॉन्ग के हवाले से है। खबरें हैं कि हांगकॉन्ग जो है अगले साल के मिड में जाके स्टेबल कॉइन के हवाले से अपनी जो रेगुलेशंस हैं वो रिलीज़ करेगा, और मेरी नज़र में ये भी मार्केट के लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी न्यूज़ है। आप में से जो बंदे बाइनांस के हवाले से जो फ़ंड है मज़ीद इस हवाले से लर्न करना चाहते हैं, तो ये एक ट्विटर थ्रेड है, मैं इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको आप स्टडी कर सकते हैं। इसमें ट्वीट करने वाले का थीसिस ये है कि बाइनांस ही एक्चुअली, या कुछ एक दो एंटिटीज़ हैं जो कि बाइनांस और बाइनांस के अलावा मार्केट के जितने दीगर जो टॉप क्रिप्टो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, इन सब को बनाने वाली चंद एक एंटिटीज़ हैं। इवन बाइनांस, कोइनबेस तक को, इनका थीसिस ये है कि कोइनबेस ये सारे एक्सचेंजेस को बनाने वाला है, और कहने वाले का थीसिस ये है कि ये ह्यूबी एक्सचेंज, ये बाइनांस, ये कोइन, इस तरह के जितने मार्केट में आपको बड़े बड़े एक्सचेंज नज़र आ रहे हैं, ये सारे एक ही जगह सारी एक ही जगह की ये पैदावार है, ठीक है। तो इसको मज़ीद अगर आप स्टडी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में NFT की मार्केट के हवाले से अपडेट्स वगैरह शेयर करूँगा। ब्रूटल डिक्लाइन है जी NFT की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसमें। कल जो है कल के दिन में सिर्फ 3286 जो पूरी ओवरऑल जो NFT मार्केट है उसमें टोटल जो ट्रेड हुई है वो 3286 इथीरियम एक दिन में ट्रेड हुए हैं, जो कि 30% लेस वॉल्यूम है पिछले साल इस वक्त। हालांकि पिछले साल भी बेयर मार्केट थी, उससे भी ये 30% कम वॉल्यूम है, ठीक है। और ब्लर भी इस वक्त अपने लोएस्ट पॉइंट पे है। पिछले साल नवंबर से जब से FTX क्रैश हुआ है उस वक्त से लेके ब्लर के ऊपर भी, ब्लर एक NFT मार्केट प्लेस है जहाँ पे लोग अपने NFT बाय और सेल उसकी NFTs की ट्रेडिंग करते हैं, ओपन सी की तरह। इसी तरह ओपन सी ने भी सिर्फ 1000 इथीरियम की ट्रेडिंग वॉल्यूम की है पिछले 24 घंटों में। तो NFT मार्केट इस वक्त, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि NFT मार्केट, मोस्ट ऑफ द NFT प्रोजेक्ट्स सिवाय पंक्स के और बोर्ड एप के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अलावा बाकी सारी NFT कलेक्शन वो जीरो चले जाएंगी। ये कुछ लोगों की ओपिनियन है, ठीक है। और पिछले 24 घंटों में जो सबसे ज़्यादा ट्रेड की गई है इथीरियम के ऊपर नंबर 1 है, इम्यूटेबल एक्स नंबर 2 पे है, मिथोस जो है वो नंबर 3 पे है, सोलाना चौथे पे, पॉलीगॉन 5वें पे, ठीक है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।